जी। और इन्होंने कहा था कि कम से कम 40 सीट, तो जैसे हम आप लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है ऐसे ही, और इसीलिए हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि खराब बात मत बोला करो, हो सकता है उस समय सरस्वती बैठे, तो शायद सरस्वती बैठी हुई थी और उस समय 40 की 40 सीट आई। अशोक माथुर साहब, मैं आपके पास एक चीज और करके फिर उनियाल साहब के पास जरा डिटेल समझेंगे। आ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, हो सकता है कि बाहर वाला जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं छोटा राज्य था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बीजेपी का जो ओवरऑल प्लान है, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी कुछ अपने हिसाब से रद्दोबदल करना चाहती है, बेसिक चीजों को चेंज करना चाहती है, उसमें उसके पास राज्य की सत्ता भी होनी चाहिए। और उसके पास अभी तक 28 में से 12 जगह उसके अपने चीफ मिनिस्टर थे, एक चीफ मिनिस्टर कम हो गया, तो उसकी वो ताकत भी, उसका वो, अगर कल के दिन उसको कुछ चेंज करना है, लोगों को हटाना है, कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, तो वो भी उसके लिए अब ज्यादा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए ठीक है, 2 से 3 राज्य उसके पास आ गए, वो एक बड़ा इशू है कांग्रेस का, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी इसलिए शायद डेस्परेशन था। जो जो बेसिक चीज आपसे यहां पे है कि बीजेपी भले ही इसको बाहर से ना दिखा रही हो कि हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स बीजेपी लेगी जरूर, क्योंकि उसके लिए समस्या है, आने वाले चुनाव फिर इस पे इफेक्ट हो रहे हैं। ये तो स्वाभाविक ही है कि जो पिटाई हुई है उससे वो सावधान भी होगी और अपने तौर तरीकों पर विश्लेषण भी करेगी, गौर भी करेगी। लेकिन एक वैज्ञानिक बात है कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध होते हैं वो तीव्रता से बढ़ते हैं, जबकि गैर सत्ताधारी पार्टियों में अंतर्विरोध धीरे धीरे बढ़ते हैं। और उनके अंतर्विरोध अलग टाइप के होते हैं, इनके अंतर्विरोध अलग टाइप के। बीजेपी और बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसमें अभी काफी विरोधाभास निकलने के आने लगे। जैसे गुजरात के अंदर ये देखा गया, अनेक जगह हिंदू राष्ट्र के बोर्ड लगे, हिंदू राष्ट्र की बातें हुई, और अनेक जगह ये बातें उभर करके सामने आई कि हिंदू राष्ट्र का एक गांव है ये हमारा। और अनेक जगह यहाँ पे भी अब वो जो नौजवान है जिनको इतने सालों तक उन्होंने हाफ पैंट पहना कर और दूसरे दूसरे तरीकों से उनको हिंदू राष्ट्र की भावना से भरा था, वो लोग भी पूछने लगे। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में जब सीपीएम सत्ता में आ गया, तो सीपीएम सत्ता में आ गया तो उसके बाद बहुत से लोगों ने पूछा कि धन और धरती बट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी, आखिर वो रात कब कटेगी। और वो रात कट नहीं रही थी, तो दार्जिलिंग में नक्सलबाड़ी नाम का एक मूवमेंट खड़ा हो गया। और वो मूवमेंट हम देख रहे हैं कि लाख दमन के बावजूद भी रुकता नहीं है। लाख दमन, हजारों लोगों को मार देने के बावजूद भी वो आंदोलन रुक नहीं रहा, क्योंकि उसमें जो मूल विषय है भूमि का विषय, भूमि का विषय, भू सुधारों का विषय, किसानों का विषय, मजदूरों का विषय, मेहनतकश लोगों का विषय, और खास तौर से जो नई पीढ़ी आ रही है उसके विषय अगर राजनीतिक पार्टियां हल नहीं करती हैं, या अगर राजनीतिक पार्टियां उसको अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करती हैं, तो विषय उभरेंगे। यहाँ हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पे एक तरह से देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। क्या हुआ हिंदू कार्ड का? हिंदू के बच्चे को भी, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, उसको भी रोजगार चाहिए, हिंदू माँ को भी रोटी चाहिए, हिंदू परिवारों को भी जीवन चाहिए, हिंदुओं के खेतों में भी फसल चाहिए, हिंदू बागवान जो हैं उनको भी जीवन के अंदर लहलाती हुई फसलें चाहिए, उनको रोजगार भी चाहिए। और एक बड़ा कारण ये भी था कि वो जो ओल्ड पेंशन नियम है, आप देखिए, ओल्ड जो पेंशन का मसला है राज्य कर्मचारियों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके आसपास भी अगर ऐसे कर्मचारी हों तो आप देखेंगे कि जो लोग रिटायर हो गए वो एक पेंशन की वजह से अपना जीवन चला लेते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। और जहाँ पे दुनिया के दूसरे मुल्कों में जैसे अमेरिका लें, उनमें भी पेंशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जिससे कि सामाजिक संरक्षण भी बना रहे और साथ में इकोनॉमी भी चलती रहे। कि इकोनॉमी के रोटेशन के लिए भी ये पेंशन भोगी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि मार्केट को जब तक वो अच्छे उपभोक्ता होंगे जब तो मार्केट चलेगा। तो कांग्रेस ने तो बड़ी कलाकारी से ये पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस हल करेगी, लेकिन अब जनता इंतजार नहीं करना चाहती। बीजेपी के पावर में आने के बाद एक बात बहुत जबरदस्त तरीके से इस देश में डेवलप हुई है, वो आप सब महसूस करते होंगे कि जो नई जनरेशन आ रही है वही नहीं, पुराने लोगों में भी महत्वाकांक्षा उभरने लगी। और वो महत्वाकांक्षा में आर्थिक भी महत्वाकांक्षा है, ठीक इसी ढंग से स्टेटस को की भी महत्वाकांक्षा है। और जैसे नारे उछाले गए कि किसानों की डबल आय कर देंगे,
जैसे नारे उछाले गए, तो उसमें लोग पूछते आखिर कैसे, और वो मुद्दे कांग्रेस को तुरंत हल करने पड़ेंगे। कांग्रेस इसमें अगर देरी करेगी, हिमाचल में ओल्ड पेंशन योजना के मामले में, या बागवानों की समस्या के मामले में, या भू सुधार के मामले में, कृषि के मामले में, हिमाचल प्रदेश की हालात को मैंने देखा, वहाँ प्रत्येक परिवार मैदानी इलाकों से ताल्लुक रखता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि राजस्थान तक से उनका बड़ा ताल्लुकात है। राजस्थान और हिमाचल में तो बड़ा ताल्लुकात है, क्योंकि वहाँ के पौंग डैम के विस्थापित हमारे जैसलमेर, बाड़मेर तक पे आकर बसे। उनको उनका जमीन का मुद्दा अभी तक पौंग डैम के मुद्दा हल नहीं हुआ। उनको जमीन कही गई थी कि राजस्थान में जमीन दी जाएगी इंदिरा गांधी नहर पर, वो बेचारे आज भी इधर उधर धक्के खा रहे हैं, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। बहुत से परिवार दिल्ली के अंदर आके बसे हुए हैं, उनके बुजुर्ग लोग हिमाचल में बसे हुए हैं। तो इस प्रकार वो कई चीजों से प्रभावित होते हैं। हिमाचल की जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, जनता के परिवर्तन की इच्छा की जीत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब विकल्प के तौर पे अगर हम अच्छा विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाते तो चिट एंड पुट ये चलता रहता है, लेकिन आपको वैकल्पिक चीजें तो खड़ी करनी ही पड़ेगी। कांग्रेस को बड़ा हृदय दिखाते हुए एक तो अपने संगठनात्मक ढांचे को सुधारना ही चाहिए। उनको पोलिंग स्टेशन वाइज अपने संगठन की ब्लॉक कमेटियां, पोलिंग स्टेशन वाइज अपने संगठन की, अभी सत्ता में आ गए तो थोड़ा आसान भी है, उसको खड़ा कर सकते हैं। अगर बीजेपी खड़ा कर सकती है तो वो क्यों नहीं खड़ा कर सकते? अगर आरएसएस खड़ा कर सकता है, आरएसएस गांव-गांव में अपनी शाखाओं को ले गया, तो यूथ कांग्रेस, सेवा दल वगैरह क्यों नहीं जा सकते? वो वहां जाएं। और हिमाचल में जीतने के बाद नई स्फूर्ति तो उनमें जरूर आई। नई स्फूर्ति के साथ भी अगर इन्होंने, जैसे आप पार्टी ने किया, पंजाब में वो पब्लिसिटी करते हैं हमारा काम बोलता है, तो ऐसा कांग्रेस को भी करना पड़ेगा कि हमारा काम बोलता है, हमने बिजली का ये किया, पानी का ये किया। अब रेवड़ियां बांटने वाली बात भी है, तो रेवड़ियां बांटो या ना बांटो, जनता ये चाहती, आज लोकतंत्र का युग है, किसी राजा के राजशाही नहीं है। आज जनता के इस युग के अंदर हर सवाल का जवाब सत्ता में जाने वाले, सत्ता से बाहर रहने वाले हर एक को देना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि की जब हम सोचते हैं तो एक बड़ी चीज होती है कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं वो तो हो सकता है कुर्सी पे बैठ जाए और निर्णय का अधिकार उनके पास हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी पार्टी जो कुर्सी पे ना बैठी हो, उसको भी लोगों ने वोट डाले, उसकी भी दायित्व बनता है कि वो संपूर्ण लोकहित के बारे में सोचे और सोच करके वो उसी प्रकार के पॉजिटिव तरीके से लोगों का काम करे। हिमाचल में जीत गए, हमारे राजस्थान सरदार शहर भी कांग्रेस जीत गई। इसमें जातीय समीकरण वगैरह जो होते हैं ये सब आप लोग जानते भी हैं और सभी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल ने एक चीज साफ कर दी कि आपको सामाजिक आर्थिक मुद्दों पे गौर करना ही पड़ेगा। केवल हिंदू हिंदू करने से या केवल किसी जाति की धुधुम्बी बजाने से काम नहीं चलने वाला। राजस्थान में अभी ये होने लगा है कि भाई यहाँ पर जैसे जाटों के समीकरण में हमारे यहाँ पूनिया जी को भाजपा ने नेता बनाया है, उनको लेके बड़ी आवाज उठने लगी है। कल मैं एक ऐसी जगह था, वहां पे यही सब बातें हो रही थी और वहाँ ये भी हिंदू राष्ट्र की बात भी हो रही थी। वहाँ वो पूछ रहे थे कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमारे जैसे से रहा नहीं गया। हमने कहा भाई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र का कोई खाता नहीं है, कोई बन नहीं सकता। अब बनेंगे तो अपने संविधान के मुताबिक बनेंगे। भाजपा ये कोशिश करना चाहती थी कि संविधान के अंदर वो दखल करे या संविधान में दीमक की तरह वो चाट जाए, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि अभी हिमाचल ने उसको सबक दे दिया। तो बहुत जल्दी वो संविधान के साथ छेड़छाड़ शायद ना करे, लेकिन ये पक्की बात है, उनकी तमन्ना तो पक्की है। और आरएसएस इतना आत्मविश्वास से भर गया है कि आरएसएस को ये लगता है कि वही असली ताकत है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो भाजपा के तमाम नेताओं की बात को सुने। इसलिए आरएसएस और भाजपा के बीच में भी जल्द ही अंतर्विरोध उभर कर सामने आएंगे। आरएसएस के जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय स्तर के संचालक हैं, प्रचारक हैं, वो भी ये सोचने लगे हैं कि भाई चाबी तो हमारे पास है, हम पोलिंग स्टेशन कंट्रोल करते हैं, हम वोटर को कंट्रोल करते हैं। हर मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर वो लोग शक्ति केंद्र चलाते हैं, शक्ति केंद्र महिलाओं के केंद्र चलाते हैं, महिलाओं को सशस्त्र ट्रेनिंग दी जाती है, तलवारें बांटी जाती है। अब तलवार आज के युग में कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन वो तलवार बांट करके या बांस बांट करके, यानी लकड़ी बांट करके वो भावनात्मक उन्माद पैदा करते हैं कि भाई जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। कुश्ती सिखाते हैं, जूडो सिखाते हैं, हमारे यहाँ भी इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं बाकायदा, और शूटिंग के कैंप चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत विचित्र बात है
कि अब ऐसी स्थिति आ गई कि लोग सोचने लगे हैं, क्या ऐसा चलेगा? और हिमाचल प्रदेश ने लोगों के सामने एक रास्ता खोल दिया है और ख़ास तौर से निकट भविष्य में जैसे राजस्थान में चुनाव होने वाला है और हमारे सामने आप पार्टी भी है। आप पार्टी के लिए भी कहना चाहूँगा, ये भीड़ तंत्र वाला तंत्र अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप पार्टी पे ये ब्लेम लगता है तो बीजेपी की बी पार्टी। मैं कई बार कहता हूँ कि शिवसेना भी एक ज़माने में आरएसएस का एक अंडा था और जितना उसको ज़रूरत थी उसने आरएसएस ने उसको बढ़ने दिया, जब ज़रूरत नहीं हुई तो उसकी उन्होंने खाल उतार ली। अभी आप पार्टी को भी अपना एजेंडा खोल करके रखना पड़ेगा। अगर वो ये बी पार्टी का उस पे तमगा लगा रहा तो जनता उसको भी नकार देगी। और जी क्यों अरविंद या आप पार्टी इस बात से डरती है? क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा दिया जाता है? आप ये कहिए कि हम एक नागरिक समाज में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं और उस लोकतांत्रिक समाज के अंदर हमारी ये आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं के लिए हम इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में हिमाचल प्रदेश के अभी बहुत विकास की जरूरत है, क्योंकि वहाँ बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट तो लग नहीं सकता, लेकिन हम बताएं कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में दवा की इंडस्ट्री है, मेडिसिन्स की बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, टूरिज्म बहुत बड़ा सेंटर है। कांग्रेस के लोग अगर योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो एक वो शांत प्रदेश है। ये बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए कि इस देश का नागरिक जब सोचता है कहाँ जाए तो उसको हिमाचल में सुरक्षा नजर आती है, हिमाचल में शांति नजर आती है। और इस देश के लोगों को नहीं, हमारे यहाँ जो बौद्ध आए, तिब्बत से लोग आए, वो भी धर्मशाला में बसे हुए हैं। तो उन धर्मशाला में जो लोग बसे हुए हैं वो भी हमारे पास अच्छा एक सेंटर है। तो कांग्रेस वो धर्मशाला में जो बसे हैं वो नेहरू की नीतियों की वजह से तो बसे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस को और केंद्र बनना पड़ेगा, एक धुरी बननी पड़ेगी, उस धुरी में लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक तरीके के लोग आए। और कांग्रेस में जो अभी ये कई बार ये ब्लेम आरएसएस और बीजेपी लगाती है कि कांग्रेस के पास दो ही लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, तीन लोग हैं। तो इस ब्लेम को धोने के लिए जैसे अभी तो आजकल वो हमारा नौजवान नेता जेएनयू का वो भी कांग्रेस में चला गया है, मोहन प्रकाश हैं। और कांग्रेस में बहुत फायरिंग स्पीच वाले अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत मेहनती लोग हैं। उन लोगों को भी एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए कि अगर आरएसएस और बीजेपी के पास 50 आदमियों की टीम है चुनाव प्रचार के लिए, तो कांग्रेस के हमारे पास भी 3 नहीं 30 है और लोगों को लगे कि हाँ भाई इनके पास भी 30 है। और वो ये भी साबित करे कांग्रेस कि उनके पास से वैज्ञानिक सोच वाले और तकनीकी रूप से निपुण लोग भी है कांग्रेस के पास। लेकिन फोकस जो है उनको इनको छूट भी दी जानी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, मोहन प्रकाश जी को आप जानते होंगे, बनारस में पढ़े हैं, बनारस विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। वो विद्वान आदमी भी, वैज्ञानिक भी सोचते हैं और सब तरीके से ठीक है। अब कांग्रेस में उनकी प्रतिभा का उपयोग ही नहीं ले पा रहे। उसकी प्रतिभा का उपयोग लिया जाए, कन्हैया की प्रतिभा का उपयोग लिया जाए और इन लोगों को खुल करके आगे बढ़ाया जाए तो कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, कम से कम राजस्थान में भी बढ़ सकती है। धन्यवाद। जी जी, मैं माथुर साहब आ गए। माथुर, हाँ माथुर साहब आपसे लास्ट वर्ड, राजस्थान की बात। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बड़ा स्कोप है, क्योंकि बैकग्राउंड कांग्रेस की रही है यहाँ पर और जो जातीय समीकरण है वो भी कांग्रेस के अनुकूल बैठते हैं। बस शर्त है कि उनको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये जो हवा बनती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद की, ये इस प्रकार के विवादों को सार्वजनिक ना किया जाए। विवाद तो सब जगह जहां आदमी इकट्ठा होते ही हैं, लेकिन इस प्रकार के विवादों को सार्वजनिक करने से कोई कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान ही होगा। जितना विवाद कांग्रेस में दिखाई देता है, अभी एक तरह से अशोक गहलोत सर्वमान्य नेता हैं राजस्थान के अंदर और कांग्रेस में दूसरा इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं दे रहा। और बीजेपी में इससे ज्यादा गुटबाजियां हैं और उन गुटबाजियों का भी खुलेआम, जैसे बीकानेर में एक बड़ी आम सभा वसुंधरा जी ले गई थी, वसुंधरा जी को लेकर भी बड़े विवाद हैं, आरएसएस और बीजेपी के बीच में बड़े विवाद हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस के लिए रास्ता निकलता है, परंतु उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी और जाट समुदाय को भी उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। सरदार शर्मा जाटों ने उनको साथ दिया और यही कारण था कि सरदार शर्मा वो शर्मा जी जीत गए एमएलए का कांग्रेस के, क्योंकि राजस्थान में जाट समुदाय का बाहुल्य है और उनका निर्णय बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
पूरे आधे राजस्थान के अंदर। तो इस पर कांग्रेस के लिए स्कोप तो है। देखिए आगे होता क्या है, आखिर रणनीति तो इन्हीं लोगों को बनानी है।